Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हमने बायोमोलिक्यूल वाले यूनिट को कंप्लीट करा था। देन हमने स्विच करा था ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सेगमेंट पर, ठीक है। और हमने बेसिक डिस्कशन करा था कि फिजियोलॉजी होता क्या है और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर क्या क्या सिलेबस जो है वो नीट यूजी या फिर एनसीईआरटी रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड है, ठीक है। ये डिस्कशन हमने जनरली कर लिया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि हम इस सेगमेंट में अकॉर्डिंग टू द यूनिट जो बिगिनिंग चैप्टर है हमारा, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा, जिसका नाम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उस सेगमेंट का डिस्कशन हम हमारे आने वाले सेशन में करेंगे। सो आज का जो सेशन है हमारा उसका डिस्कशन रहेगा ऑन बेस्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस सेगमेंट में हम केवल ये देखने वाले हैं कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस डिस्कशन से पहले, यानी कि जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का डिस्कशन है, उससे पहले हमें समझना होगा कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो टर्म है वो बेसिकली क्या बताती हैं, ठीक है। सो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम डाइजेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। डाइजेशन is the process of turning the large food stuff into simpler या फिर स्मॉलर बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें बड़े फूड स्टफ को सिंपलर या फिर स्मॉल फूड स्टफ में चेंज करा जाता है। अगर मैं बात करूं, ये एक बड़ा फूड स्टफ है, तो इस फूड स्टफ को डाइजेशन के थ्रू छोटे छोटे फूड स्टफ्स में तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये रहता है हमारा डाइजेशन का बेसिक सा मतलब। अब इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which digested food stuff reach into the circulatory stream of the human body। सिंपल सा मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बड़ा जो मॉलिक्यूल था फूड का वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब इस कन्वर्जन के बाद इस मॉलिक्यूल का ये कहाँ है, ये प्रोसेस, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन है, ठीक है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से यहाँ से निकलकर इस फूड स्टफ का किसी भी सर्कुलेटरी स्ट्रीम में चले जाना या फिर ब्लड फ्लो या फिर लिम्फ फ्लो में चले जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यानी कि अब मैं अगर बात करूं, कंक्लूड करूं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को, तो डाइजेशन का मतलब होता है बड़े फूड पार्टिकल्स का छोटे फूड पार्टिकल में टूटना। और ये क्यों जरूरी है, बिकॉज ये जो लुमेन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, यहाँ से डायरेक्ट जो है फूड मॉलिक्यूल्स बड़े या फिर लार्जर फॉर्म में इसे क्रॉस करके हमारे सर्कुलेटरी स्ट्रीम में नहीं जा सकते। तो ये हो गया डाइजेशन का जरूरी होना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है जिसमें ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है ये एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन को छोड़कर ब्लड स्ट्रीम या फिर लिम्फ स्ट्रीम, जो कि बेसिकली सर्कुलेटरी स्ट्रीम के अंडर आते हैं हमारा ब्लड कंपोनेंट एंड लिम्फ कंपोनेंट, वहां पहुंचना क्या कहलाता है, हमारा
एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी है उसको हम एक बार रीड कर लेंगे और उसी सीरीज में हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी जो है इसका चैप्टर हमारा है, उस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है जो कि आज की थीम है हमारी। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, देन हम देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस क्या रहता है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड के प्रोसेस को देखने के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स का डाइजेशन हो चुका है, यानी कि जो फूड मटेरियल जो है वो छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। फिर हम डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कशन करेंगे, यानी कि क्या क्या डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम में हो सकते हैं, इन सब का डिस्कशन करेंगे हम अंडर द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो सेगमेंट है इसमें देखो क्या क्या चीजें गिवन है। पहले सबसे दिया है कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो फूड होता है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, और फूड जो होता है इसमें फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फूड कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, फूड कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स और फूड कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स। ये दोनों चीजें हमने अलग अलग देखी थी, फैट और लिपिड का मतलब अलग, फैट एंड लिपिड, मिनरल, ठीक है, एंड वाटर। और इसके साथ साथ कुछ वाइटामिन्स भी आते हैं हमारे, ठीक है, जो कि हमारे फूड का एक कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं फूड क्या होता है, एक ऐसा स्टफ जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो, फैट्स और लिपिड हो, मिनरल्स हो, वाटर हो और वाइटामिन्स प्रेजेंट हो, उसे अपन बोल देते हैं फूड। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। और ये मेजर का मतलब होता है मोस्ट रिक्वायर्ड, बोल सकते हैं कि जो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड जो स्टफ होता है, फूड का कंपोनेंट होता है, वो होता है मेजर फूड कंपोनेंट, जिसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये है। ठीक है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, कुछ कम अमाउंट में हमें मिनरल्स और वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस करा है, मिनरल्स और वाइटामिन्स। नेक्स्ट है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल टू फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, यानी कि बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसा कि हमने देखा। इन एक्टिविटीज के ड्यूरिंग जो सेल है उनमें डैमेज भी होता है। उस सेल में डैमेज होने का मतलब है कि उस सेल से बने टिश्यूज में डैमेज होता है। तो इन सब जो मतलब डीजनरेशन वी कैन से, और जो नुकसान है उसको अपन रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस नुकसान को रिपेयर करने के लिए हमें फूड जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या स्टफ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम भी करता है। नेक्स्ट आता है द वाटर वी टेक इज इन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी कि जो वाटर हम इंटेक करते हैं, हमने बताया कि वाटर भी हमारे फूड कंपोनेंट्स के अंडर ही आता है। तो ये वाटर जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके से जो भी हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, इनके अंडर होने वाली जो भी स्टेप है या फिर एक्टिविटीज हैं, उनके लिए मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये इस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ही हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब ही होता है लेस या लैक ऑफ, लैक यानी कि कमी। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी की कमी। अगर बॉडी में पानी की कमी है तो उसे अपन टर्मिनोलॉजी हमारी जो बायोलॉजिकल या मेडिकल साइंस की है उसे बोल देंगे डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने का तरीका है रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन का मतलब होता है अगेन हाइड्रेट करना बॉडी को, यानी कि वाटर इंटेक को बढ़ा देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन दियर ओरिजिनल फॉर्म। मैंने बताया था कि डाइजेशन क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका रीजन बताया था कि जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को इस ओरिजिनल फॉर्म में, प्रोटीन्स को इसके ओरिजिनल फॉर्म और फैट्स को इसके ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और यही रीजन है कि इनका कन्वर्जन जरूरी रहता है जो कि बॉडी उन्हें यूज कर सके। They have to be broken down and converted into simple substances and in the digestive system। और यही कारण है, यही रीजन है कि उन सब स्टफ को हमें छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है ताकि हम उन्हें यूटिलाइज कर पाए। दिस प्रोसेस इज of conversion of food substances to simple absorbable forms is called digestion and is carried out by our digestive system by the mechanical and chemical methods। ठीक है, ये हमारा डाइजेशन है, यानी कि बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ठीक है, और उन्हें एब्जॉर्ब कर पाने की कैपेबिलिटी तक पहुंचा देना एक प्रोसेस के अंडर होता है। उस प्रोसेस को डाइजेशन बोल देते हैं, और ये डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा कंप्लीट करी जाती है। General organization of the human digestive system is shown in the figure 16.1। 16.1 फिगर का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं जो ये अभी हमने डिस्कस करा है पैराग्राफ, इसका कंक्लूजन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन सिंपल सा मतलब है कि बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में। तो ये हमारा क्या हो गया? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। इस बायो मैक्रोमोलिक्यूल को हम लार्जर फूड पार्टिकल भी बोल सकते हैं। अब इस फूड पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना है। इन छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन कहलाता है। ये हो गए हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इन्हें अपन बोल सकते हैं स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, ठीक है। और इनके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, जैसे कि इन्हें बायोमैक्रोमोलिक्यूल या फिर लार्जर फूड पार्टिकल क्यों बोल दिया? बिकॉज इनकी साइज जो है, इनकी साइज बेसिकली ज्यादा होती है। इनकी साइज ज्यादा होने के साथ साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है, और इनका एब्जॉर्प्शन भी कम हो पाता है, एब्जॉर्प्शन भी कम हो पाता है। इसके साथ साथ और भी मैं बात करूं, साइज हो गई, रिएक्टिविटी हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये जो है इनके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनके बेसिस पर अपन इन्हें लार्जर फूड मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूं इनका मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब यहाँ अगर मैं इन सिंपलर या फिर स्मॉलर या फिर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो जस्ट इनका अपोजिट हो जाएगा। इनकी साइज जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू देम, और इनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज ये छोटे पार्टिकल्स हैं। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी कम होता है, और यही कारण है या यही रीज़न है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से ये आसानी से ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल को छोड़कर सर्कुलेटरी स्ट्रीम में आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारी बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की, वो कंप्लीट करी जाती है मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। और ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स जो होते हैं बेसिकली वो डाइजेशन की प्रोसेस का ही एक हिस्सा होते हैं। और इन प्रोसेस के बाद, यानी कि जब इन फूड पार्टिकल्स को यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इस कन्वर्जन के बाद इन पार्टिकल्स का सर्कुलेटरी स्ट्रीम में चले जाना, यानी कि ये हमारी कोई सर्कुलेटरी स्ट्रीम है, यानी कि मैं अगर बात करूँ ये है हमारी कोई ब्लड वेसल, इसमें पहुंच जाना इन पार्टिकल्स का
इसे अपन क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। अब मैं केमिकल और मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स की बात करूं तो ये बेसिकली डाइजेशन का ही पार्ट है। डाइजेशन जो है इसके दो सेगमेंट हैं, ठीक है, एक मैकेनिकल है और एक है हमारा केमिकल या फिर बायोकेमिकल। अब इस मैकेनिकल वाले में, मैकेनिकल वाला जो पोर्शन है या फिर मेथड है हमारे डाइजेशन का, इसके अंडर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं जो कि मैकेनिकली फूड को तोड़ती है। यानी कि फूड पार्टिकल्स को मैकेनिकली अगर बिना किसी एंजाइम या केमिकल की हेल्प के तोड़ा जाता है छोटे पार्टिकल्स में, उसे बोल देते हैं मैकेनिकल मेथड ऑफ द डाइजेशन और द मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, इसमें किसी भी एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस या फिर केमिकल का कोई रोल नहीं होता है। ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली टीथ के थ्रू, यानी कि बाइटिंग की प्रोसेस के थ्रू या चीविंग की प्रोसेस के थ्रू क्या करी जाती है, कंप्लीट करी जाती है। तो मैकेनिकल वाला मेथड है, इसमें इंक्लूडेड है हमारा चीविंग, चीविंग या फिर इसे मैस्टिकेशन भी बोल देते हैं, मैस्टिकेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिकल मेथड ऑफ द डाइजेशन। बट केमिकल या फिर बायोकेमिकल जो मेथड ऑफ द डाइजेशन है, इसमें केमिकल्स का या फिर एंजाइम्स का रोल होता है। और इसमें क्या होता है, यही सेम कन्वर्जन का काम होता है, यानी कि बड़ा पार्टिकल है छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा या कन्वर्ट करा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर चीविंग और मैस्टिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी इन केस ऑफ केमिकल और बायोकेमिकल मेथड ऑफ द डाइजेशन, इसमें केमिकल्स के थ्रू इसे क्या करा जाएगा, कन्वर्ट करा जाएगा बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर जो है वो आता है हमारा डाइजेशन with the role of different enzymes। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स की रोल से अगर कोई डाइजेशन होता है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं हम केमिकल डाइजेशन। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होता है और केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, तो मैं बता देता हूं। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग पैरेलल होते रहते हैं, दोनों के दोनों। पैरेलल का मतलब है जहां मैकेनिकल डाइजेशन है वहां साथ साथ बायोकेमिकल या फिर केमिकल डाइजेशन भी होता रहता है। अब हमें जैसा कि पता है, बाइटिंग या चीविंग या फिर मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी में। ठीक है, और ओरल कैविटी में हमारी सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन बोला जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, बाइटिंग, चीविंग या फिर मैस्टिकेशन की प्रोसेस जो है, इसके थ्रू हमने मैकेनिकली फूड पार्टिकल्स को तोड़ा, लेकिन इसी टाइम हमने वहां पर सलाइवा को मिक्स कर दिया फूड के साथ। अब जैसे ही सलाइवा फूड के साथ मिक्स होती है, मतलब वहां पर हमने सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन को क्या करा दिया, फूड के साथ मिक्स करा दिया, तो वहां पर फूड पार्टिकल्स को उस टाइलिन ने भी तोड़ना शुरू कर दिया। तो मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों के दोनों पैरेलल हो गए। तो हमारी बॉडी में ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक एलिमेंट्री कैनाल की ऐसी साइट है जहां पर केवल और केवल क्या होता है, ना तो वहां पर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ना ही वहां पर क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। बेसिकली जो हमारी ईसोफेगस वाला पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा है, वहां पर ना तो कोई मैकेनिकल डाइजेशन होता है ना ही केमिकल डाइजेशन। तो इस ईसोफेगस का काम क्या होता है, ईसोफेगस का काम होता है हमारी बकल कैविटी या फिर हमारी जो ओरल कैविटी है, इसको स्टमक के साथ ज्वाइन कराने का काम, यानी कि कनेक्टिंग स्ट्रक्चर या फिर लिंक का काम करती है ईसोफेगस। यहाँ पर ना तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है ना ही केमिकल डाइजेशन। लेकिन स्टमक जो होता है, फिर से वहां पर मैकेनिकल और केमिकल पैरेलल होते हैं। जैसे कि पेरिस्टालसिस की प्रोसेस जो होती है, पेरिस्टालसिस का मतलब होता है फूड को क्या करना, ग्राइंड करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स को मैकेनिकली तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर स्टमक में, एज वी नो, वहां पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस और अदर काइंड ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड को केमिकली तोड़ने का काम करते हैं। तो वहां पर पैरेलल हो गया हमारा डाइजेशन, केमिकल और मैकेनिकल दोनों। ये था डाइजेशन का बेसिक सा फंडा और एब्जॉर्प्शन का फंडा। ठीक है, यानी कि फूड पार्टिकल्स, बड़े जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को हमने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा और इन छोटे पार्टिकल्स का फिर एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से
किसी भी सर्कुलेटरी स्ट्रीम में चला जाना ही कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट हमारी हो रही है ये कैरीड आउट इन GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या फिर एलिमेंट्री कैनाल, या फिर फूड पाइप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी प्रोसेस कैरीड आउट होती है। और ये वाली जो प्रोसेस है हमारी, ये एब्जॉर्प्शन वाली, ये प्रोसेस जो है वो कैरीड आउट होती है, कैरीड आउट इन सर्कुलेटरी स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये बेसिक डिस्कशन हो गया, मैकेनिकल का डिस्कशन भी हो गया और केमिकल का डिस्कशन भी हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक टर्म और गिवन है वहां पर, वहां लिखा है कि हमारा जो फूड है, हमारा फूड जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इस फूड में मैक्रो कैटेगरी के कंपोनेंट्स होते हैं और माइक्रो कैटेगरी के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो मैक्रो कैटेगरी के कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट होते हैं, जबकि ये वाले माइक्रो वाले कैटेगरी के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कम रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। सिंपल सा मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो इनका ज्यादा यूटिलाइज करती है, इनका कम यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिस्कशन हो गया। इसके बाद क्या गिवन है, लेट मी चेक इट आउट। उसके बाद लिखा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है। ठीक है, मींस स्टेटमेंट गिवन है कि डाइजेशन प्रोसेस और डाइजेशन मेथड इज कैरीड आउट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है इसका मतलब क्या होता है। देखो, हमने देखा था कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर सेल को फॉर्म करते हैं। बहुत सारी सेल्स जो है वो एक साथ एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू एक साथ एग्रीगेट होकर ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जो है बहुत सारे एग्रीगेट होकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। ठीक है, या इंडिविजुअल। ठीक है, ये हो गया। तो अगर सिस्टम की बात करूं, ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है मैनी ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स यहां पर मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट सारे के सारे ऑर्गन जो केवल और केवल डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो मैकेनिकली हो या फिर केमिकली हो। ठीक है, तो इन सब फंक्शनिंग में जो भी इन्वॉल्व ऑर्गन्स होंगे वो होंगे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन, और वो डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर बनाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ऑल दी digestive organs of the human body। ठीक है, इसमें हमारे टीथ आ गए, हमारी टंग भी आती है, हमारी ओरल कैविटी आती है, हमारे लिप्स आते हैं, हमारी फेरिंग्स आती है, हमारा ईसोफेगस आता है, हमारी स्टमक आती है, इंटेस्टीन आती है। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, यहां पर मैं देख लेता हूं, एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके दो पार्ट होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके दो पार्ट हैं।
पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट इसका है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड है, पहला ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा ऑर्गन है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंडर अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंडर अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स आती हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, माउथ से शुरू होकर एनस में क्या होती है, एंड होती है। और इसी टाइप से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो इस एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग क्या रहती हैं, सिचुएटेड रहती हैं। अगर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग सिचुएटेड नहीं भी है तो वो ग्लैंड अपने सिक्रीशन या फिर अपने रिलीज को डाइजेस्टिव ग्लैंड तक पहुंचाती है किसी डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोनेंट या फिर सेगमेंट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड का। ठीक है, और इसके अंडर हमारी बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। वैसे एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड या फिर सिलेबस में 3 ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जबकि एक नए रिसर्च के अकॉर्डिंग चौथी यानी कि 4th सलाइवरी ग्लैंड भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसका डिस्कशन भी हम कर लेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, हमारा पेंक्रियाज होता है, हमारा लीवर होता है, ये जो है स्ट्रक्चर्स हमारी काम करती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। ठीक है, इसके बाद मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कशन है। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि हमने देखा, इसकी एंटीरियर ओपनिंग जो होती है वो माउथ होती है एंड इट इज ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और पोस्टीरियर जो एंडिंग होती है वो होती है एनस के थ्रू। ठीक है, ये डिस्कशन हमने करा। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ठीक है, ओरल कैविटी में बहुत सारे टीथ, नंबर ऑफ टीथ होते हैं जो कि एडल्ट में होते हैं, एडल्ट में होते हैं हमारे 32, और चाइल्ड की मैं अगर बात करूं तो उसमें होते हैं नियर अबाउट 20। ठीक है, ये डिस्कशन हो गया। इसके साथ साथ टीथ के साथ हमारी एक टंग होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जा बोन। हर एक जो टीथ होता है, दांत जो होता है, वो हमारी जा बोन जो होती है, इस बोन में एक सॉकेट में फिटेड रहता है। यानी कि जैसे अगर ये जा बोन है, इसमें एक सॉकेट बना हो और उस सॉकेट में किसी दांत को फिट कर दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से उनका अमेंडमेंट होता है, किसके साथ, जा बोन के साथ। तो इस टाइप से अगर कोई अरेंजमेंट होता है किसी दांत का, उसे अपन थीकोडोंट बोल देते हैं, यानी कि दांत का जा बोन के सॉकेट में फिटेड रहना इज नॉन एज थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ mammals including human being forms teeth replaced by a set of permanent or adult teeth। यानी कि जो मैं अगर बात करूं, टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। यानी कि जो ज्यादातर मेमल्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हुए, उनमें क्या होता है, 2 सेट दांतों के होते हैं। यानी कि मैं अगर बात करूं 2 सेट होते हैं, और इन 2 सेट में पहला रहता है मिल्क टीथ वाला सेट। मिल्क टीथ को अपन टेम्परेरी भी बोल देते हैं, डेसिडुअस भी बोल। एक होता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। तो जो पहले वाले टीथ जो होते हैं हमारे, बेसिकली मिल्क टीथ जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ के थ्रू। ठीक है, फिर आता है इस टाइप के डेंटिशन को, ठीक है, जिसमें मिल्क टीथ का रिप्लेसमेंट हो जाता है थ्रू द परमानेंट टीथ, इज नॉन एज डायोफाइडोंट। ठीक है, इस टाइप के डेंटिशन को अपन बोल देते हैं डायोफाइडोंट। ठीक है, एन एडल्ट ह्यूमन, आगे लिखा है एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। मैंने बताया था कि एडल्ट ह्यूमन में लगभग 32 दांत होते हैं एंड आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, ह्यूमन के 32 टीथ हैं, तो इन टीथ के टाइप्स अलग अलग हैं। यानी कि टाइप जो है, इनके टाइप जो है डिफरेंट है, और इस टाइप डिफरेंट होने को ही
क्या बोल देते हैं अपन, हेटेरोडोंट बोल देते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और डोंट का मतलब होता है टीथ, ठीक है। हेटेरोडोंट का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, ठीक है। और उन सबको अपन एक टर्मिनोलॉजी होती है आई, सी, पी और एम, इसके थ्रू बोल देते हैं। इनके टाइप्स हैं आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर प्रीमोलर एंड एम फॉर मोलर, ठीक है। ये इनको बोल देते हैं। और अगर मैं बात करूं डेंटल फॉर्मूला बनाए इसके थ्रू, यानी कि डेंटिशन का मतलब क्या है, डेंटिशन का मतलब होता है हमारे जा बोन में अलग अलग प्रकार के दांतों का फिटेड रहना, जैसे कि इंसीजर का, कैनाइन का, प्रीमोलर का और मोलर का। अब अगर मैं डेंटल फॉर्मूला बनाऊं, डेंटल फॉर्मूला बनने का मतलब क्या है, डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है हमारे एक जॉ में एक जो, ठीक है, उसका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, इन दोनों में नंबर ऑफ टीथ, और अपर जा लेफ्ट हाफ, अपर जा राइट हाफ, इनमें नंबर ऑफ टीथ। तो यू नो आईसीपीएम जो है, आईसीपीएम इस तरीके का अरेंजमेंट होगा लोअर जो में भी। फिर अपर जा में लेफ्ट और राइट साइड में क्या होगा, आईसीपीएम, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं अपर जो, यूजे फॉर अपर जो, एलजे फॉर लोअर जो, ठीक है, आईसीपीएम एंड आईसीपीएम। तो ये नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं एडल्ट की बात करें 2123 बाई 2123 होते हैं। ये जो होते हैं वो होते हैं हमारे 2123, 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 2 because left half and the right half same here 2, मतलब 16 plus 16 32। तो एडल्ट में हमने बताया था ना नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेकअप ऑफ इनेमल, इनेमल से बनी होती है। जैसा कि जो हमारे दांत होते हैं इनकी जो आउटर सरफेस होती है जो कि कुछ हार्ड होती है, जो कि मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, वो इनेमल से बनी होती है और ये हेल्प करती है मेस्टिकेशन ऑफ फूड में। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम, ठीक है। और मस्कुलर ऑर्गन जो हमारी बकल कैविटी या ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि फ्रीली मूवेबल होता है, और बकल कैविटी की कैविटी का जो फ्लोर है, ठीक है, उससे फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा होता है, उसे अपन बोल देते हैं टंग या फिर जीभ, इसे लिंगवा भी बोल देते हैं, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिली। हमारी जो टंग होती है इसकी अपर सरफेस जो होती है इस पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को अपन पेपिली बोल देते हैं। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, और उनमें से कुछ एक टेस्ट बड रखते हैं जो कि टेस्ट परसेप्शन में काम करता है, जिसे गस्टेशन बोल देते हैं, ठीक है, स्वाद का ज्ञान कराना। The oral cavity leads into the short pharynx which serves as a common passage for food and air। जैसा कि हमने बात करी, फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मतलब टुवार्ड्स फेरिंग्स टुवार्ड्स द ओरल कैविटी, एंड नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स टुवार्ड्स द नेजल कैविटी और नेजल चेम्बर, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ओरोफेरिंग्स है वो फूड को पास करने का काम करेगी, और नेजोफेरिंग्स है वो एयर को पास करने का काम करेगी। और फेरिंग्स जो है बेसिकली ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स से मिलकर बनी होती है। तो फेरिंग्स क्या हो गई, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज हो गया, ठीक है। द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया, और जिसे विंड पाइप बोल देते हैं, ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स में ओपन होते हैं। अगर हम बात करें तो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट करता है ग्लोटिस में फूड के एंटर होने को, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोविंग, ठीक है। एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या करता है, ग्लोटिस जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्लोटिस का मतलब क्या है, मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल है ये एक ओपनिंग, और एक ओपनिंग हो गई हमारी ट्रैकिया। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो ये वाली ओपनिंग है इसे अपन क्या बोल देते हैं, ग्लोटिस बोल देते हैं, और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, फ्लैप लगा होता है, इसे बोल देते हैं एपिग्लोटिस, जो कि फूड को स्वेलो करने के टाइम, यानी कि फूड को निगलने के टाइम क्या करती है, इसे कवर करने का काम करती है, ताकि फूड इस ट्रैकिया में एंटर ना हो पाए, सीधा यहाँ से फिसल कर कहाँ चला जाए, हमारे ईसोफेगस में चला जाए। लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड, ठीक है, posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads into the J-shaped bag is known as esophagus, ठीक है। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं स्टमक। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कशन करने से पहले मैं बता देता हूं फर्दर डिटेल्स को डिटेल करने से पहले,
यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, ठीक है। माउथ ये इनिशियल पार्ट है और इसका फाइनल पार्ट जो है वो है हमारा एनस। ये है हमारा फाइनल पार्ट, ठीक है। एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल, ठीक है। अब ये स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में बहुत सारे क्या है स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक टंग, टीथ, ठीक है। और वहां पर ही कुछ एक ग्लैंड्स हैं, उनके या तो उन ग्लैंड्स की डक्ट जो है वो ओपन होती है या कुछ एक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है इवन, ठीक है। और उसके बाद फेरिंग्स वाला सेगमेंट आता है। फेरिंग्स के बाद एक ईसोफेगस नाम की एक बड़ी सी पैसेज आती है, वो ओपन होती है स्टमक में। स्टमक देन फर्दर जाता है हमारी इंटेस्टीन को। इंटेस्टीन में लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। अब ये हो गया जनरल सा डिस्कशन अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हमें डिस्कस करना है एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और ये स्फिंक्टर क्या करता है, ये ईसोफेगस की स्टमक में ओपनिंग को रेगुलेट करता है। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ, ये वाला स्फिंक्टर है, तो ये कौन सा स्फिंक्टर है, जीओ। जीओ का मतलब है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। ये इस ईसोफेगस की स्टमक में ओपनिंग को रेगुलेट करता है। द स्टमक लोकेटेड एट इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की बात करूं, जैसे कि ये हमारी एब्डोमेन है, ये हमारी एब्डोमेन कैविटी है। इस कैविटी में ये जो हमारा स्टमक होता है वो प्रेजेंट होता है अपर लेफ्ट पोर्शन में, ठीक है। यानी कि अपर साइड होता है और लेफ्ट साइड में क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है और एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। 4 इसके मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कार्डियक, ठीक है। दूसरा होता है फंडिक, तीसरा होता है बॉडी और पाइलोरिक। जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, पहला पार्ट है इसका फंडस, ठीक है। दूसरा पार्ट है कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। इसका मेन पार्ट जो है बॉडी है, बिकॉज ये मैक्सिमम स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। यानी कि मैक्सिमम जो हमारा स्टमक है इसको डिजाइन करने का, फ्रेम करने का काम होता है बॉडी वाले सेगमेंट का, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इसके 4 पार्ट हो गए और जो लास्ट वाला पोर्शन जो होता है वो किस में ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले सेगमेंट में ओपन होता है, ठीक है। और उसके फिर आगे चलकर अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इनटू 3 रीजन्स। सी शेप्ड रीजन होता है ड्यूडेनम, लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जेजनम और हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी कि मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, ये वाला स्फिंक्टर जो होगा, ये वाला स्फिंक्टर ये होगा हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारे इस ओपनिंग को, यानी कि स्टमक की ओपनिंग इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मींस ड्यूडेनम में, इसे कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो है लास्ट पोर्शन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है सीकम, कोलन और रेक्टम वाले 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। सीकम जो होती है ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कुछ एक ऐसी गैसेस को फॉर्म करते हैं जो कि हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म होती है। A narrow finger-like tubular projection that is known as vermiform appendix, which is a vestigial organ in the human beings, arise from the cecum part. The cecum opens into the colon, and the colon is the last part of the large intestine. The colon is divided into 4 parts basically. 4 parts है, ascending parts है, transverse part है, descending part है, ठीक है। तो ascending एक हो गया और descending हो गया और 2 transverse हो गए, ठीक है। फिर आता है हमारा एंड ए सिग्मोइड कोलन, ठीक है, एक सिग्मोइड कोलन होता है। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स थ्रू द एनस आउटसाइड, ठीक है। रेक्टम होता है, रेक्टम जो है फाइनली किसमें ओपन होता है, एनस में ओपन होता है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 layers basically.
serosa, muscularis, submucosa and the mucosa. Serosa is the outermost layer, ठीक है, and made up of thin mesothelium, epithelium of visceral organs, ठीक है, और then आता है with the connective tissues. Muscularis is formed by the smooth muscles usually arranged into an inner circular and outer longitudinal layer, ठीक है, यानी कि मस्कुलर वाली में 2 लेयर्स होती हैं और एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, और कुछ एक हिस्से जो कि मस्कुलर लेयर जो होती है हमारी स्टमक की, एलिमेंट्री कैनाल की, वहां पर ऑब्लिक मसल्स का लेयर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है. द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ठीक है, नर्व्स के रखने वाले कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है सब म्यूकोसा वाली लेयर. ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा जो है म्यूकस रिलीज करती रहती है, और म्यूकस जो होता है वो हमारी स्टमक में पड़े बहुत सारे जो एसिड है उनसे स्टमक की वॉल को डैमेज होने से बचाता है. दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक. Finger like foldings are called as villi in the small intestine. The cells lining the villi produces numerous microscopic structure, and that structures are known as microvilli basically, ठीक है. That projections are called as microvilli, giving a brush border appearance, ठीक है, brush border appearance देते हैं. These modifications increase the surface area, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, दैट मीन्स क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन की अमाउंट को बढ़ा देगा. विलाइज आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल्स, ठीक है, और म्यूकोसल एपिथेलियम हैज द गॉबलेट सेल्स व्हिच सिक्रीट द म्यूकस दैट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन. म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, जिन्हें बोल देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड क्रिप्ट्स in between the bases of villi in the intestine, जिन्हें अपन बोल देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. लिबरकुन नाम के साइंटिस्ट ने इन क्रिप्ट्स को डिस्कवर करा, तो उसे बोल देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. ऑल दी 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और जो सारे के सारे चारों के चारों लेयर हैं वो अलग अलग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं. तो ये देखो जनरल सा डिस्कशन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा शो कर रहा है जहां पर विलाई रिप्रेजेंट कर रहा है, और विलाई के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी और भी प्रोजेक्शंस होती है. इन प्रोजेक्शन को अपन माइक्रोविलाई बोल देते हैं, ठीक है. और यहाँ पर लैक्टियल्स है, लैक्टियल्स लिम्फ वेसल का नेटवर्क है, कैपिलरीज का नेटवर्क है, आर्टरीज हैं, क्रिप्ट्स हो गए. क्रिप्ट्स का मतलब क्या है, ये क्रिप्ट्स जो एक विलाई और दूसरी विलाई के बीच में जो दरार रहती है, ठीक है, उसे बोल देते हैं अपन क्रिप्ट्स. और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन देन आती है वेन इसमें. और ये हमारी हो गई एलिमेंट्री कैनाल की अलग अलग लेयर हो गई. ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन है. एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन के जस्ट बाद में आने वाली लेयर जो है वो है म्यूकोसा. मैं अगर बात करूं ल्यूमन जो है सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर हो गई हमारी ल्यूमन. ल्यूमन क्या है, ल्यूमन है अगर मैं बात करूं तो स्पेस इन एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल में स्पेस है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, ल्यूमन बोल देते हैं. फिर इनर टू आउटर का ये एक मैनर देख लेता हूं मैं. ये आउटर है और ये है हमारा इनर. तो इनर सबसे पहले म्यूकोसा है, देन सब म्यूकोसा है, फिर मस्कुलरिस है, और मस्कुलरिस में हमने बताया था कि इनर सर्कुलर मसल्स की लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. और एक लेयर अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट है, तो वो होती है ऑब्लिक मसल्स लेयर, ठीक है. फिर उसके बाद आती है सिरोसा जो कि आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट. ये हो गई हमारी म्यूकोसा वाली इनर मोस्ट. तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन टीएस ऑफ गट, ठीक है. अब हमें देखना है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टमक का है, उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशन और है जो दिखाता है हमारे अलग अलग टाइप की टीथ को, ठीक है. तो ये वाला हमारा इंसीजर है, ये हमारा कैनाइन वाला टीथ है,
ये प्रीमोलर वाला है और ये मोलर वाला है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के हमारे दांत हो गए। और ये है हमारी जा बोन, ठीक है, जबड़े की बोन है। और ये दिखाता है, देखो, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, दो हिस्से हैं। ये अगर राइट है तो ये लेफ्ट है। इस लेफ्ट वाले में और राइट वाले में दोनों में अरेंजमेंट ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर एक फिक्स अरेंज मैनर में है, ठीक है। और इन सबके अलग अलग नंबर हैं, जैसे कि 2, 1, 2, 3, ठीक है। ये हो गया बिकॉज 1, 2, 3, 1, 2 एंड 1, ठीक है। ये डिस्कशन हो गया हमारा अबाउट दी डेंटिशन। इसके अलावा कोई डायग्राम यहाँ पर गिवन नहीं है। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया अबाउट दी human digestive system. So in the next segment we will start with the next detail and that is about the digestive glands, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दूसरा एक कंपोनेंट हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्म करती है। उनका डिस्कशन हमारे आने वाले सेशन में हम करेंगे। सो द नेक्स्ट सेशन विल बी बेस्ड ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेसिकली, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।